अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और इस वक्त दुनिया इंतहाई गंभीर मराहिल में दाखिल हो चुकी है, जहां पर ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की अमरीकी धमकी में चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं। ये डेडलाइन ख़त्म होती है ट्रंप की पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे। हमें पता है कि पाकिस्तान इस सिलसिले में कोशिशें कर रहा है भरपूर कि कोई मुआहिदा हो सके अमेरिका और ईरान के दरमियान, ताकि मामलात इस नहज तक ना पहुँचें जिस नहज तक अमेरिका पहुँचाने की धमकी दे रहा है। लेकिन जहाँ ये कोशिशें हैं वहाँ ईरान की तरफ से जवाबी वार करते हुए सऊदी अरब की एनर्जी तनसीबात को निशाना बनाया गया गुज़श्ता रात, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने बड़े गम और गुस्से का इजहार भी किया है, शदीद मजम्मत की है और ये भी कहा है कि ये जो ईरान का अमल है इससे खित्ते में अमन और इस्तेहकाम कमज़ोर हुआ है और शदीद एस्केलेशन का खदशा बढ़ गया है। बहुत सी और डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, सबको हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सवाल कुछ यूँ कि ये जो डेवलपमेंट हुई है जहाँ पर पाकिस्तान फरीकैन के दरमियान कोशिश कर रहा था कि कुछ मुआहिदा हो सके, अमन कायम हो सके दुनिया के लिए, वहाँ पर ये एस्केलेशन हो जाना और पाकिस्तान की ऑब्वियसली सिचुएशन एक बहुत ही अजीब व गरीब हो जाती है, जहाँ पर उसकी दिफाई कमिटमेंट्स भी है सऊदी अरब के साथ और फिर वो ईरान के साथ भी कुछ ना कुछ मामलात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है कि एस्केलेशन ना हो खित्ते में मज़ीद और दुनिया के लिए मज़ीद। तो क्या ये जो हमला किया गया ईरान की तरफ से ये मुआहिदे को या अमन की कोशिशों को असरअंदाज कर सकता है? इससे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, जिसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं रीवा उमर साहबा, शहजाद इकबाल साहब, सलीम साफ़ी साहब, इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साफ़ी साहब, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, ये जो ईरान ने जवाबी हमला किया है, जवाबी वार किया है सऊदी अरब की तरफ, क्या ये डील ब्रेकर हो सकता है? क्या ये गलत मूव साबित होगा ईरान की तरफ से इस जंग के दौरान? नहीं, देखिए, जहाँ तक जो पाकिस्तान की तरफ से सालिसी की कोशिशें हैं उससे तो इसको फौरी कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, क्योंकि पाकिस्तान की पहले से ये स्टेटेड पोजीशन है कि पाकिस्तान ने इजराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले की भी पहले दिन से मजम्मत की है और पाकिस्तान ने रिएक्शन में अरब ममालिक पर भी हमलों की मजम्मत की है, बल्कि सलामती कौंसिल में इसके हवाले से वोट भी दिया है। तो ये ईरान को पाकिस्तान की ये पोजीशन मालूम है कि पाकिस्तान अरब ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब पे जो उनके हमले हैं उस पर खुश नहीं है और पाकिस्तान इससे पहले भी उसका इजहार करता रहा है। ईरान की क़यादत यकीनन उनके लिए बहुत बड़ी आजमाइश की घड़ी है और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा और उनकी क़यादत को भी इस दौरान शहीद किया गया, तो वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं इस दौरान इस मौका पे। लेकिन उस जज्बात की वजह से शायद वो इज़राइल की जो साजिश है, जो मुझे और आपको पहले दिन से समझ आ रही है, तो वो साजिश उनको शायद समझ नहीं आ रही है या उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं या उनके लिए उससे मुकद्दम कोई चीज़ है। क्योंकि देखें कि आज इज़राइल अगर अरब दुनिया का ये बुत बन गया है तो उसकी वजह भी माजी में अरब ममालिक और ईरान की आपस की कशमकश रही। तो अभी भी उसकी पहले दिन से ये कोशिश है कि एक तो जंग बंद ना होने पाए और शुरू भी ज़ाहिरी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप से उसने करवाया था, और दूसरा उसकी ये ख्वाहिश और कोशिश और साजिश है कि अरब ममालिक और ईरान भी आपस में लड़ पड़े और फिर वो तमाशा देखते रहें और दो मुसलमान मुल्क या ब्लॉक वो आपस में लड़ाई में मसरूफ़ रहें। लेकिन दो तीन हवालों से सऊदी अरब की हैसियत को ईरानी क़यादत को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। पहले एक तो उसकी ये इनफरादियत है कि वहाँ मक्का और मदीना है, और दूसरा ये भी है कि बाकी अरब ममालिक के बरक्स सऊदी अरब और ईरान के जो तनाज़ात थे वो इस जंग से कुछ अर्सा पहले वो तय हो गए थे और चीन की सालसी में दोनों ममालिक की दोस्ती हो गई थी। तो
पहलू को भी मद्देनजर चाहिए। और तीसरी पोजीशन पर जो पाकिस्तान की तरफ से और बीइंग ए पाकिस्तानी हमारी रिक्वेस्ट है वो पाकिस्तान की पोजीशन है, क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ वो डिफेंस पैक्ट है और पाकिस्तान मजबूर है न सिर्फ हरमैन की वजह से बल्कि उस फैक्ट की वजह से भी कि अगर वो पुकारें तो पाकिस्तान को फिर उनकी मदद के लिए जाना होगा। और ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए, ना कोई पाकिस्तानी ये चाहेगा कि पाकिस्तान किसी भी हवाले से ईरान के सामने आ जाए। आप इस वक्त जो सूरत हाल है आप देखिए, मेरे ख्याल में 100% पाकिस्तानी जो है उनकी हमदर्दियां ईरान के साथ है। इजराइल और अमेरिका के बरक्स पाकिस्तानी अवाम और अगर पाकिस्तानी हुक्मरानों के भी दिल टटोले तो उनकी हमदर्दियां भी वो ईरान के साथ है। और इसलिए सरकारी सतह पे पहले घंटे में ईरान, अमेरिका और इजराइल के हमलों की मजम्मत की गई थी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता सऊदी अरब इस जंग में दखील होता है और ईरान और सऊदी अरब आपस में आते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी आजमाइश बन जाएगी, जिसके अभी आपको इम्कानात कम लग रहे हैं, जिसके अभी आपको फिल वक्त इम्कानात कम लग रहे हैं, ऐसा ही है सर? फिल वक्त तो अभी तक तो सऊदी अरब ने और बाकी अरब ममालिक ने जब्त से काम लिया है, लेकिन सऊदी अरब और ईरान के दरमियान तो पाकिस्तान ने इस दौरान पैगाम रसानी भी की है और वो इसी गरज के लिए की थी कि दोनों नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और पाकिस्तान ने एक दो दफ़ा मुतनब्बे भी किया ईरान को कि हमारी उनके साथ डिफेंस ऑब्लिगेशंस भी हैं। शायद इसीलिए हम देख भी रहे थे, हम इसको प्रोग्राम में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सऊदी अरब पर जो जवाबी हमले ईरान ने करने थे वो कदरे कम थे और फिर दरमियान में रुक भी गए थे। शहजाद जी, एग्जैक्टली शहजाद, बड़ा तहम्मुल का मुजाहिरा किया जी वगैरह की निस्बत सऊदी अरब को कम निशाना बनाया गया और उसकी एक वजह ये माजी का उन दोनों का ताल्लुक भी और पाकिस्तान की कोशिशें भी थी। लेकिन ये आज पता नहीं कि एक तो हमला किया इसराइल ने और इसराइल के ना तो सऊदी अरब में फौजी अड्डे हैं ना और कुछ है, ना सऊदी अरब के साथ उसके सफारती ताल्लुकात है और इजरायली हमले का जवाब उन्होंने सऊदी अरब में दे दिया। शहजाद इकबाल साहब, हमने देखा है जीसीसी के अलावा इससे बढ़कर सऊदी अरब ने बड़े तहम्मुल का मुजाहिरा किया है इस सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ईरान से मुतल्लिक। बट क्या आप समझते हैं इन क्रिटिकल लम्हात में जहां एक एक मूव बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, ईरान से ये मिसकैलकुलेशन हो गई है और इसका असर पड़ सकता है या नहीं? बहुत शुक्रिया अलीना। देखिए, पिछले 24 घंटों में डोनाल्ड ट्रंप 2 मरतबा दोबारा ईरान को धमकी दे चुके हैं उस डेडलाइन की जो आज खत्म होनी है। कल भी उन्होंने कहा जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की कि वो 1 घंटे में ईरान को मुकम्मल तौर पे तबाह कर सकते हैं। और अब से कुछ देर पहले जो उनका ट्वीट आया है वो भी बिल्कुल एक पागलपन है ना, कि वो एक पूरी सिविलाइजेशन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। जो हम पहले भी कह चुके हैं कि आमतौर पर जब कोलैटरल डैमेज होता है जंग में तो क्या ममालिक के बयान आते हैं कि हम तहकीकात करेंगे या इज़हार अफसोस करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो वॉर क्राइम्स को ना सिर्फ एक्सेप्ट किया जा रहा है बल्कि उसको एक अनाउंस किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है कि हम ये करने जाएंगे। और ये एक लंबी बहस है, मैंने कल भी बात की थी कि अनफॉर्चुनेट है कि ना कोई आलमी कानून हो, ना कोई इस खत्ते में ममालिक हो या दूसरे ममालिक हो, ताकतवर ममालिक वो इसको रोकने में अब तक कामयाब है, इस पूरे पागलपन को। लेकिन दूसरी तरफ पिछले 12-14 घंटों में जो खबरें आ रही थी वो भी काफी हौसला अफजा थी कि पाकिस्तान की सालिसी में यूएस और ईरान के दरमियान जो एक चैनल ओपन है, शायद नेगोशिएशंस आगे बढ़ रही हैं और किसी न किसी पॉइंट पर एक अग्रीमेंट हो सकता है। मुमकिन तौर पे वो एक परमानेंट सीज फायर हो या एक आर्जी तौर पे सीज फायर हो, लेकिन एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की एक्सपेक्टेशन थी जिससे इस पूरे खत्ते में इस जंग में डी एस्केलेशन की उम्मीदें की जा रही थी। और बाखबर सहाफी चाहे वो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हो या बाहर से ताल्लुक रखते हो वो ये पोस्ट कर रहे थे एक्स पर। बट ये जो इंसिडेंट हुआ कि पहले ईरान के शिराज में जो पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज है वहां पे इसराइल का हमला और फिर ईरान ने उसका जवाब दिया, क्योंकि ईरान अपनी पोजीशन बार बार ये वाजे कर रहा था कि अगर हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होगा तो हम उसका जवाब देंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन इसलिए कॉम्प्लेक्स है कि ये अमेरिका ने क्लेम नहीं किया है, इसराइल तो उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि ये हमला हमने किया है, लेकिन उसके जवाब में सऊदी अरब में ये हमला करना
इसने पूरे सिचुएशन को मेरे ख्याल से काफी खतरनाक बना दिया है। एक तो जो डी एस्केलेशन की उम्मीदें थी अब वो खत्म नहीं हुई है, लेकिन बहुत हद तक कम हो चुकी हैं। और क्योंकि अब पाकिस्तान एक सालिस का किरदार अदा कर रहा था, तो जो इत्तलात हम तक पहुंच रही है वो कोई अच्छी नहीं है। अब उसमें ये बताया जा रहा है कि इम्कानात नेगोशिएशंस के बहुत कम रह गए। Oh my God. और सऊदी अरब ऑब्वियसली बड़े गुस्से में भी है इस वक्त, और वो कंसिडर कर रहा होगा इस वक्त कि क्या वो भी ईरान पर हमला करे या मजीद रिस्ट्रेन का मुजाहरा करे। इस पूरी नेगोशिएशन में पाकिस्तान की एक जो डिमांड ईरान के साथ थी वो यही थी कि सऊदी अरब पर आप अटैक ना करें, क्योंकि सऊदी अरब एक तो खुद भी इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है जो बेसिस यूज हो रहे हैं, और दूसरा ऑब्वियसली जो पाकिस्तान का मुआहिदा है डिफेंस पैक्ट, पाकिस्तान उस पर ईरान को बार बार ये बता रहा था कि हमारा ये पैक्ट है और ये इन्वोक होगा अगर सऊदी अरब इस जंग में पड़ता है। देखिए, हम इस पर बड़ी बहस कर सकते हैं कि क्या हम एक सऊदी अरब की जंग में शामिल हो जाएंगे, खुदा ना खासा मैं बात करूं कि अगर ये सिचुएशन मजीद एस्केलेट होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मामला ऐसा है। मामला ये है कि पाकिस्तान का ऑब्वियसली अच्छा हो बुरा हो, इस वक्त सारे हमारे मामला जो है वो जुड़े हुए हैं सऊदी अरब के साथ। हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, जैसे मैंने कहा हमारा एक दिफाई मुआहिदा है, और हमारा इकोनॉमिक रिलायंस सऊदी अरब पे बहुत ज्यादा है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि जो यूएई है उसके हम $3.5 अरब एक ऐसे वक्त में वापस करने जा रहे हैं जब हमारी रिजर्व की पोजीशन कोई बहुत बेहतर नहीं है, और ऑलरेडी हमारे एक्सटर्नल अकाउंट पे बड़ा प्रेशर है। लेकिन क्योंकि यूएई ये समझता है कि शायद हमारा बैलेंस वो टिल्ट कर रहा है टुवर्ड्स ईरान, और हम अलाय तो हैं खलीजी ममालिक के, लेकिन फिर भी हम सपोर्ट कर रहे हैं या सालिसी का किरदार प्ले कर रहे हैं, तो यूएई हमसे नाराज है। पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता है कि अब सऊदी अरब को भी उस हद तक नाराज करे, और ऑलरेडी ऑब्वियसली हम तो एक एग्रीमेंट में है उनके साथ, वो फाइनेंशियल एग्रीमेंट भी है, वो डिफेंस एग्रीमेंट भी है। तो अगर ये सिचुएशन मजीद एस्केलेट करती है तो बड़ा खतरनाक होगा। अच्छा, इसीलिए पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने आपने देखा है बड़ा ही एक ब्लंट और क्लियर बयान दिया है कि उसने मजम्मत की है उस हमले की जो ईरान की तरफ से किया गया है। अब ईरान में सिचुएशन जो है उनकी भी समझने की जरूरत है कि आसान नहीं है। अगर कोई स्पॉइलर प्ले कर रहा है इस वक्त तो वो ईरान नहीं है, वो इसराइल है, जिसने उस मौके पर हमला किया है जब दुनिया भर में यह खबरें आ रही थी कि शायद मामला सेटल हो। और कल भी जब डोनाल्ड ट्रंप ये बात कर रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप को भी जो कम्युनिकेशन सामने आई वो ये थी कि नेतन्याहू कह रहे हैं कि आप जंग बंदी ना करें फिलहाल। तो उनका एक मुसलसल प्रेशर है, वो स्पॉइलर प्ले कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली इस खित्ते में जो ममालिक है उनके लिए बड़ा एक कंसर्निंग है कि क्या वो अपनी आवाम को भी जवाब दे है ईरान की अपनी सुप्रीम लीडर को मार दिया गया। बिल्कुल दुरुस्त है इसराइल से मुताल्लिक, लेकिन जहन में सवाल ये आता है फिर जब रुका हुआ था ईरान, जब पाकिस्तान को यकीन दहानी भी करवाई थी कि सऊदी अरब के ऊपर नहीं होंगे अटैक्स, तो फिर सऊदी अरब को क्यों निशाना बनाया गया? जी, मैं ये कह रहा हूँ ये चॉइस ऑफ टारगेट जो है ना ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए, ईरान में हमें पता है उनकी पूरी जो उनकी सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया, उनकी सियासी क़यादत को शहीद किया गया है, उनकी जो टॉप IRGC की लीडरशिप है, उनके जो इंटेलिजेंस के लोग हैं उनको भी मारा गया है। तो क्या वहां पे कोई सेंट्रलाइज इस वक्त स्ट्रक्चर है जो कि ये ऐलान कर रहा है कि किस पे क्या हमले कर रहे हैं, या कुछ इत्तलात जो हम देख रहे थे अब उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही डिसेंट्रलाइज है, यानी कि IRGC को एक खुली छूट दे दी है कि आप जहां समझे वहां पे अटैक करें। लेकिन इसीलिए पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद अगर इस हमले के बाद अगर ये कोई ऐसा मामला हुआ है जिसमें डिसेंट्रलाइज मामला क़यादत है और उनकी तरफ से कोई हमला हुआ है तो शायद ईरान इस पे कोई स्टेटमेंट जारी करे, लेकिन ईरान ने वो नहीं किया है। इनफैक्ट ईरान ने इसको जस्टिफाई किया है कि क्योंकि ईरान पर हमला हुआ इसलिए हमला हमने किया है। तो मेरे ख्याल से इसने सिचुएशन को काफी बिगाड़ दिया है, और जो हमारे यहाँ से सोर्सेज है वो यही कह रहे हैं कि अब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमारे थे इस डी एस्केलेशन के, उसमें बहुत हद तक मुश्किलात पैदा हो गई हैं। दूसरा, अब आपने देखा है कि एस्केलेशन इस हद तक हो गई है कि अमेरिका ने खार्क आइलैंड पर हमला कर दिया है। वो ईरान के लिए बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, क्या ईरान इसको भी रिटेलिएट करेगा? तो ये सिचुएशन मेरे ख्याल से इस वक्त काफी कॉम्प्लेक्स है, और अगर सऊदी अरब इसमें दाखिल होता है मेरे ख्याल से हमारे यहाँ से जो जराए वो बताते हैं कि पाकिस्तान के पास और कोई चॉइस होगी नहीं। ये इंतहाई तशवीशनाक जो आप जराए से मुतल्लिक अपडेट्स कोट कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं शहजाद, एंड एज वी स्पीक अभी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है और उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, वो भी प्रोग्राम में आगे जाके अपने देखने वालों से शेयर करते हैं। बट रीमा, आप वे इन कीजिएगा जिस तरह से सारा का सारा मामला जा रहा है। अब से कुछ देर पहले JD वांस ने गुफ्तगू करते हुए इस बात का इजहार किया कि वो डेडलाइन के इख्तिताम तक ईरान के जवाब का इंतज़ार करेंगे। शहजाद हमें कुछ हौसला अफजा खबरें नहीं सुना रहे हैं, आप क्या समझती हैं कितना असर हो सकता है सारे के सारे मामले के ऊपर जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उसका? जी शुक्रिया लीना। मैं अपनी बात का आगाज़ इस स्ट्राइक से नहीं करूँगी, मैं अपनी बात का आगाज़ पिछले साल से करूँगी जब जून में अमेरिका और इजराइल ने अनप्रोवोक्ड ईरान पे हमला किया। 12 दिन तक जंग चली, उसके बाद उन्होंने कहा जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो गए हैं और अब जो है ईरान से जो न्यूक्लियर खतरा था वो खत्म हो गया है।
फिर नेगोशिएशंस चल रही थी, सुनने में आ रहा था, हौसला अफजा खबरें आ रही थी कि नेगोशिएशन सक्सेसफुल होंगी। फिर इसराइल और अमेरिका ने ईरान पे हमला किया। शुरू में ही उन्होंने एक गर्ल्स स्कूल पे हमला किया और 170 के करीब बच्चियां जो हैं उनको मार दिया, शहीद कर दिया। तब से लेके आज तक ये खबरें हैं कि 2500 से 3000 के बीच ईरानी जो शहरी हैं वो शहीद हुए हैं। दर्जनों सैकड़ों स्कूल, अस्पताल, कॉलेजेस पे अटैक्स हुए हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक्स हुए हैं। IAEA कह रहा है कि कुछ स्ट्राइक्स ऐसी हैं जो न्यूक्लियर जो उनकी फैसिलिटीज हैं उनके इतने करीब हैं कि उनको खतरा है कि कहीं इस तरह का कोई हेल्थ हैजर्ड रिस्क जो है वो ईरान के लिए ना हो। इस सब के बावजूद अगर हम शुरुआत करते हैं कि ईरान ने जो सऊदी अरब पे स्ट्राइक की है वो कहीं डील ब्रेकर ना बन जाए तो बहुत ज्यादती है, बहुत ज्यादती है। अमेरिका और इजराइल, और मैं सिर्फ इजराइल नहीं कहूंगी, अमेरिका और इजराइल जो है एक अनप्रोवोक्ड इलीगल जंग ईरान पे उन्होंने मुसल्लत की है। ईरान अपना दिफा कर रहा है, उसमें कुछ ऐसे फैसले हैं जो वो गलत कर रहे हैं, जो वो नेबरिंग ममालिक में, यहाँ सऊदी अरेबिया पे उन्होंने अटैक किया, गलत किया। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे कभी नहीं करना चाहिए, ये गलत है, लॉज ऑफ वॉर इसकी इजाजत नहीं देते। लेकिन इन द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स मेरा ख्याल है ये 5वें 6ठे नंबर पे आएगा जो वैसे हो रहा है इस दुनिया पर। देखें ये जो डील की बात हो रही है, ठीक है, एज अ पाकिस्तानी हम बहुत मुश्किल सिचुएशन में हैं। सऊदी अरेबिया से हमारा डिफेंस पैक्ट हमें मजीद एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में डालता है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तानी होने के नाते हम ना देखें, हम एक इंसान के नाते अगर ईरान के पर्सपेक्टिव से या ओवरऑल जनरली दुनिया में किसी एक शख्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या ये जो डील ऑफर ईरान को हुई है ये क्या उनके लिए तसल्ली बख्श है? क्या ये हमारे लिए तसल्ली बख्श है? मैं तो अनपॉपुलर ओपिनियन बहुत ओपनली लूंगी कि ये कैसी डील है। ईरान जो मुतालबा कर रहा था वो इंटरनेशनल लॉ की जो अमल दरामद है उस पे वो कर रहा था कि आप गारंटी दें आप फिर से हम पे अटैक नहीं करेंगे। आपने जो अटैक किया है आप उसकी गारंटी दें, उसके हमें कि आप रेपिटेशन नहीं होगा, आप रेपरेशंस दें। ये इंटरनेशनल लॉ के मुतालबात हैं। ये हमें लग रहा है एक्सट्रीम पोजीशन है। और जो अमेरिका क्या प्रॉमिस कर रहा है कि एक टेम्पररी सीज फायर होगा, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दें और फिर हम बात आगे कर लेंगे। गिवन द कॉन्टेक्स्ट जो मैंने बयान किया है सब उससे वाकिफ हैं। ईरान किस बेसिस पे ट्रस्ट कर सकता है अमेरिका और इजराइल को? इसके दौरान अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, ये इजराइल नहीं है, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कह रहे हैं कि ये जानवर हैं, हम इनके साथ जो मर्जी कर सकते हैं क्योंकि ये जानवर हैं ये लोग। फिर आज वो कह रहे हैं कि ये सिविलाइजेशन है, ये खत्म हो जाएगी, अफसोस लेकिन चलो हो जाए। फिर वो कह रहे हैं कि इनको स्टोन एजेस में बॉम्ब कर देंगे। ये है पस मंजर, ये है कॉन्टेक्स्ट जो हमें हमेशा नजर में रखना चाहिए जब हम किसी डील की बात करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के लिए आज अभी सीज फायर हो जाए, हम इकोनॉमिकली बहुत हिट हो रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी, हमारे फ्रेंडली ममालिक के साथ ताल्लुकात सब रिस्क पे हैं। पाकिस्तान में बहुत बड़ी एक आबादी है जो बहुत हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, बल्कि मैं इसको उस लेंस से भी नहीं देखूंगी। ओवरऑल पाकिस्तान बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है। लेकिन इस वक्त ईरान के पर्सपेक्टिव से देखें कि उनकी जो हिस्ट्री रही है, और ईरान के पर्सपेक्टिव से नहीं, सॉरी, गजा के पर्सपेक्टिव से देखें, फलस्तीन में क्या हो रहा है, लेबनान में क्या हो रहा है। ये ऐसे ममालिक हैं अमेरिका और इजराइल जो अग्रेसर्स हैं, इनके साथ डील करना जो है एक आप कह लें अगर ये हो भी जाती है, मैं अभी भी ख्वाहिशमंद हूँ डील हो जाए, कुछ सीज फायर हो जाए, लेकिन ये एक जॉयलेस सीज फायर होगा। अमन की जो तवक्को है उसमें बहुत इफ्स एंड बट्स होंगे, फिर भी बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि फिर से कुछ महीने बाद अटैक्स ना हो। तो यस ऑफ कोर्स अलीना, सबकी दुआएं हैं अमन हो, लेकिन इस वक्त जो अग्रेसर्स हैं उनको सामने रखना चाहिए। वो अमेरिका है और वो इजराइल है जो इस तरह की बात करें। मैंने ये रीमा, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं हो रही। एब्सोल्युटली जो आप बात, लेकिन जब आप पूछती है ना कि ईरान ने कहीं काम खराब तो नहीं कर दिया, तो फिर मुझे तकलीफ होती है, बनो बट तकलीफ होती है क्योंकि ये बहुत छोटी चीज है इन द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स जो इस पूरे वॉर को जिस तरह से आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, लेकिन रीमा, इस वक्त कॉस्ट बेनिफिट भी देखनी पड़ेगी। जिस किस्म की अमेरिका धमकियां दे रहा है, और हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि अमेरिका हर लिहाज से एक सुपर पावर, राइट,
सो कैपेबिलिटी रखता है। May I answer? अगर Yes. Alina, ऑफ कोर्स पाकिस्तान नहीं, receiving बट मैं एक end पे चीज होता। पूछना चाहती हूँ हाँ, ना, तो हम यही- ईरान अगर कोई सीज फायर या दरमियान में मुआहिदा हो जाता है, इवन इफ टेम्पररी, तो ईरान को भी इसमें से गेन करने का या एटलीस्ट ब्रीदिंग टाइम मिलेगा, उसके भी बेनिफिट में है। That's one तो way इस of वक्त looking at things. हाँ, If I may, yeah, ठीक है, Yes, that's please. one way हाँ. of looking at things. इसका दूसरा रुख ये है, एंड अगेन दोनों पर्सपेक्टिव्स अपनी अपनी जगह वजन रखते हैं। दूसरा रुख ये है कि ईरान महसूस करता है कि उसने एक कॉस्ट अमेरिका, उसके एलाइज, ग्लोबल इकोनॉमी पे डाली है जो उसके बेनिफिट में है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर खोल देता है, ईरान के पास वो एक ऐसा पत्ता है जिससे वो तवक्को करता है कि वो अपनी थोड़ी सी एडवांटेजेस पोजीशन अचीव कर सकता है। कुछ गारंटीज उसको इसकी वजह से मिल सकती हैं कि फिर से रेपिटेशन ना हो इन अटैक्स की। मुझे नहीं मालूम ये उनका सही नुक्ता नजर है, सही सोच है या नहीं, लेकिन ये पर्सपेक्टिव वो रखते हैं। दूसरा, रीला जब मैं बात ही करती ना, मैं एक रिपोर्ट्स पढ़ रही थी कि पिछले 24 घंटों में 30 ईरानी शहीद हुए हैं अमेरिका और इजराइल के हमलों में। पिछले 24 घंटों में ये भी हुआ है। तो ईरान की सिचुएशन हम जितनी सिंपलिस्टिकली कर रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका जो है वो ज्यादा पावरफुल मुल्क है, जो भी मिल रहा है आपको आप रीमा, ले लो। रीमा जहन में सवाल आता है, अच्छा जहन में सवाल आता है जब एक नेगोशिएटर, नहीं एब्सोल्युटली आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग, लेकिन जहन में सवाल आता है कि जब नेगोशिएटर ने ये बात की है कि हम बड़े सख्त टाइट स्पॉट में हैं, सऊदी अरब के ऊपर ना करें अटैक, बाकी हम देख रहे हैं, आप तहम्मुल का मुजाहिरा करें उस तरफ। सो उस ऐसे क्रिटिकल टाइम के अंदर व्हाई वुड ईरान डू दिस? जहन में सवाल तो आता है जब वो इतना होल्ड ऑफ कर रहे थे। बट लेट मी टेक दिस फॉरवर्ड, सॉरी, मजीद बात करते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, क्या आप मजीद सऊदी अरब से इस मामले के ऊपर तवक्को की जाए, तहम्मुल की? आप किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को अब टर्न आउट करता हुआ? मैडम शेख, दो हवाले हैं, दो पहलू हैं, दो रुख हैं आपके सवाल के। पहला, जो कुछ हो रहा है, जो ट्रंप साहब ट्वीट कर रहे हैं और जो कुछ अमेरिका और इसराइल कर रहा है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि ट्रंप नेतन्याहू पागलपन खतरनाक तरीन मरहले में है। ग्रेटर इसराइल का एजेंडा, ईरान के तेल और गैस का एजेंडा और मस्जिद अक्सा का एजेंडा, अमेरिका और इसराइल की नंगी जाहरियत, वहशत व बर्बरियत खतरनाक तरीन मरहले में है। और जो अमेरिका ने शराइत दी हैं या शराइत रखी हैं या जिन शराइत पर वो मुआहदा करना चाहता है, ये ईरान के सरेंडर के मुतरादिफ है। और ये जो तबाही और बर्बादी ईरान में हो चुकी है, उसके बाद इस मुआहदे पर आना ये एक पागलपन है कि ये समझना कि ईरान आ जाएगा। आपने खामनाई साहब को शहीद कर दिया, जो अहम क़यादत थी शहीद कर दिया। अब वहाँ हर एक अपना अपना फैसला कर रहा है, अब कोई इस मुआहदे को नहीं मानेगा। दूसरा इसका पहलू है मैडम शेख, जो सऊदी अरब पर ईरान का हमला। अब मैं आपके सामने दो तीन चीज़ें रखना चाहता हूँ कि आलमी मीडिया बता रहा है कि फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब रात भर अमरीकी नायब सदर और ट्रंप साहब के खसूसी एलची स्टीव वेटकॉफ और जेडी वांस और स्टीव वेटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची से राब्ते में रहे। क्यों राब्ते में रहे? ईरान के लिए। फिर हमसे जो हमारे बरादर मुल्क, जो कहने को बरादर मुल्क हैं, उन्होंने अपने $3.5 अरब क्यों वापस मांग लिए? हमारे ईरान की कोशिशें देखकर या हमारी इस जो जंग के हवाले से जो एक पोजीशन देखकर, शहीद अली लारीजानी जो हैं वो क्यों पाकिस्तान की तारीफें करते करते इस दुनिया से गए? हमारी ईरान के लिए कोशिशें देखकर, इकोनॉमिस्ट, हम शहजाद से क्लियर भी कर लेते हैं, बट ज़्यादातर जो इकोनॉमिस्ट हैं और एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इस मामले का जंग से कोई लेना देना नहीं है। प्लीज कंटिन्यू। जी, मेरा मानना यही है जो मैं कह चुका हूँ। शहीद अली लारीजानी क्यों पाकिस्तान की तारीफें करते करते इस जहान से गए? हमारी ईरान के लिए कोशिशें देखकर, खलूस देखकर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची पाकिस्तान जिंदाबाद के क्यों नारे मार रहे हैं? हमारा किरदार देखकर इस टेंशन में, इस जंग में। और कुछ अर्सा कबल ईरान की पार्लियामेंट में क्यों तशक्कर पाकिस्तान के नारे लगे? और 2 दिन पहले तेहरान में हज़ारों ईरानी क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मार रहे थे? हमारा किरदार देखकर, हमारा ईरान के साथ हमदर्दी देखकर, खलूस देखकर और हमारी कोशिशें देखकर। पाकिस्तान का ईरान के साथ खड़ा होना इन मुश्किल तरीन लम्हों में, पाकिस्तान का सालसी करना,
पाकिस्तान का जंग बंदी के लिए आगे बढ़ना, ईरान को ये सब देखकर, और हमने कन्वे भी किया कि हमारी एक मजबूरी है और इसको आप मद्देनजर रखें। हमारा सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा है, हमारा मक्का मदीना वहाँ है। अमेरिका और इसराइल की शदीद ख्वाहिश है कि ना सिर्फ अरब मुल्क हमला आवर हों ईरान पर, बल्कि पाकिस्तान भी ईरान की दूसरी तरफ खड़ा हो सके। लेकिन ये बदनसीबी है, बदकिस्मती है कि इस वक्त इन लम्हों में, जबकि एक मुआहदे की तरफ या एक पाकिस्तान एक कोशिश कर रहा है अपने तौर पर, उन लम्हों में ये हमला हुआ सऊदी अरब पर। और बड़ी बदनसीबी और बड़ी बदकिस्मती की बात होगी कि ईरान और पाकिस्तान दो मुख्तलिफ सिमतों में कहीं खड़े नज़र आएँ या कोई दूरियां पैदा हों। तो मेरा ख्याल है ये नहीं होना चाहिए था। और आखिरी बात, इस वजह से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था कि ये हमला जो ईरान के पेट्रोकेमिकल पे हुआ या तवानाई तनसीबात पे, ये इसराइल ने किया। ये इस खित्ते में किसी अमरीकी एयरबेस और अमरीकी अड्डे से नहीं हुआ। तो लिहाजा बदनसीबी की बात है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो पागलपन है अमेरिका और इसराइल का, वो जीत रहा है, इंसानियत हार रही है। इंतहाई तशवीश की बात है। शहजाद, कंक्लूडिंग कमेंट्स प्लीज। एक तो जो रीमा ने सवाल उठाया, इसका भी अगर आप जवाब देना चाहें, बिकॉज खतरे की घंटी बहुत ज़्यादा आपने बजाई। ऑब्वियसली कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हतमी तौर पर, लेकिन जो इत्तलात आ रही हैं। ऑल्सो ये बताइएगा, क्या इस वक्त जीसीसी ममालिक खासकर सऊदी अरब तहम्मुल का मुजाहिरा करें तो क्योंकि इसके मशरिक़ वस्ता के ऊपर भी असरात होंगे ऑब्वियसली, अगर ईरान के साथ वो होता है जिसकी अमेरिका धमकी दे रहा है? अलीना, देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ईरान इस पूरे एपिसोड में एक विक्टिम है, इस जंग में विक्टिम है, और एग्रेसर इसराइल और अमेरिका है। रीमा ने जो बात की, मैं उनकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। वो एक प्रिंसिपल और मॉरल पोजीशन की बात कर रही हैं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ये कहना कि ईरान ने जो हमला किया है सऊदी अरब पे वो डील ब्रेकर नहीं होना चाहिए, मैं इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन सवाल ये कि क्या वो डील ब्रेकर होगा या नहीं होगा, दैट इज अ क्वेश्चन। वो बेस्ड होता है रियलिटी पे। अब मॉरल पोजीशन तो बिल्कुल ये होनी चाहिए कि ये जंग अमेरिका और इसराइल ने शुरू की, तो जो एग्रीमेंट हो रहा है उसके मुताबिक वो पहले सीज फायर करें या परमानेंट सीज फायर करें और फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगा। लेकिन हमें ये पता है कि इस वक्त रियलिटी ये है कि जंग बेशक अमेरिका और इसराइल ने शुरू की हो, लेकिन जंग बंदी दोनों एतराफ से होगी। ना अमेरिका इसमें पीछे हटेगा और ना मैं ये कह रहा हूं कि ईरान को पीछे हटना चाहिए। क्योंकि अगर लेट्स सपोज हमारे पास कोई गारंटी नहीं है, दुनिया में कोई गारंटी नहीं करके दे सकता ईरान को कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दें और ईरान और अमेरिका आपके ऊपर कभी हमला नहीं करेंगे, सॉरी इसराइल और अमेरिका आपके ऊपर कभी हमला नहीं करेंगे। वो 100% करेंगे, उन्होंने पहले भी किया था। इसलिए ऑब्वियसली ईरान के लिए ये कहना कि ठीक है हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल देते हैं, आप जो है डी एस्केलेशन का ऐलान करें, सीज़फायर का ऐलान करें, इट कंप्लीटली मेक सेंस। मसला ये है कि रियलिस्टिकली पाकिस्तान की जो पोजीशन है इसमें, मैं सिर्फ आपको वो बयान कर रहा था कि खबरें अच्छी नहीं आ रही। नोबडी ब्लेम्स, ये कोई नहीं कह रहा कि यार ये बड़ा अच्छा होगा कि अगर हम सऊदी अरब को सपोर्ट करेंगे और इस एक अटैक को हम बुनियाद बना के जो है डिफेंस पैक्ट को इन्वोक कर देंगे। बिल्कुल मॉरली एथिकली शायद ये ठीक ना हो, बट ये फैक्ट है। पाकिस्तान जो है वो एक दिफाई मुआहदा कर चुका है। हम क्या करें, हम उससे पीछे हट जाएं? हम पीछे हट जाएं, सऊदी अरब कहेगा $5-6 बिलियन हमारे वापस कर दो, जो कि मुमकिन है। हमने देखा यूएई के साथ भी शायद उस लेवल के हमारे ऑब्वियसली डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं थे, बट इस वक्त ये प्रेशर तो महसूस कर रहा है पाकिस्तान। तो ये एक रियलिस्टिक पोजीशन है जो मैं आपको बताया था। अदरवाइज आई कंप्लीटली एग्री। इस जंग में, इस पूरी जंग में कोई इसमें दो राय नहीं है कि एग्रेसर कौन है, जालिम कौन है, बर्बरियत कौन कर रहा है, पागल कौन हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, कहना चाह रही हैं जी अलीना, बट आई थिंक पाकिस्तान शुड ट्राई। पाकिस्तान का एक बहुत अथॉरिटी रखता है पाकिस्तान इन मामलात में। पाकिस्तान शुड ट्राई कि सऊदी अरेबिया को थोड़ा सा प्लेकेट करे, ताकि सऊदी अरेबिया जो है वो इस हमले के बाद फिर भी गुंजाइश रखे डायलॉग की। और आई थिंक दैट इज आल्सो पॉइंट। बट आई थिंक शहजाद ने वो मेंशन भी किया है कि ऐसा हो रहा है। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग एग्जैक्टली, सो आई थिंक इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि बिल्कुल डील ब्रेकर है और ईरान को, मुझे पता है ना इसके बाद क्या होगा, कुछ है लोग जो एनालिसिस जब करेंगे, शायद वो, मैं तो सिर्फ रिमाइंडर दे रही थी कि एनालिसिस ये ना हो कि ईरान ने जो है उनको मौका मिल रहा था, उन्होंने जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली, सो दैट इज समथिंग आई जस्ट वांटेड टू गिव द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड कॉन्टेक्स्ट
जस्ट टू कीप इन माइंड कि अगर इफ थिंग्स डोंट गो अकॉर्डिंग टू प्लान, अगर कोई सीज फायर नहीं होता, डील नहीं होती, तो सिर्फ हम इस एक मौके को एक्सक्यूज ना बनाएं, पूरी हिस्ट्री अपनी जगह रखें। और ये छोटी सी बात, डिस्कशन किसी और ही टेंजेंट के ऊपर चली जाएगी इफ व्हाट अमेरिका इज और जो डील है मीना, देख लीजिए, ये डील जो है ये बहुत कॉशियसली, ऑफ कोर्स एनी सीज फायर एट दिस पॉइंट सेलिब्रेशन कुछ होनी चाहिए उसकी, लेकिन ये जो है ये मेरे लिए तो कॉशियस सेलिब्रेशन ही होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मुझे तो कोई मैं चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा खदोखाल हमारे सामने है भी नहीं, और फिर बात करना अभी जैसे बहुत सारी चीजें अफलोट हैं, जरा हम मोहतात ही रह रहे हैं डील के ऊपर, फिर आने वाले वक्त के अंदर बात करेंगे, क्योंकि इतनी फ्लूइड सिचुएशन है, इतनी जल्दी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सो विल जस्ट लीव इट एट दिस। अब देखते हैं आगे क्या होता है, इस उम्मीद के साथ कि जो भी हो बेहतर हो, अमन कायम हो, दुनिया किसी बड़े नुकसान की मुतहम्मिल ना हो। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जो पाकिस्तान के ऊपर इसके असरात आएंगे, पाकिस्तान ने आज एक प्लान भी पेश किया है किस तरह से उसको फेस करना है आने वाले वक्त के अंदर। इवन अगर आज जंग रुक भी जाती है तब भी असरात होंगे, ज़रा उसके ऊपर बात करेंगे बट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। तवानाई या तेल की सप्लाई पूरी दुनिया में मुतासर हो रही है ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में। पाकिस्तान में कहीं ना कहीं से इसको पूरा किया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आने वाले महीने हैं वो कोई अच्छी खबर नहीं सुनाते। इवन अगर आज भी ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाता है तो इसके नतीजे में भी बहुत महीनों तक सफ़र करना पड़ सकता है। ये भी देखा गया दूसरी तरफ के अवाम भी कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करती है, और जहाँ कंजर्व करने की ज़रूरत है तवानाई को वहाँ करती नहीं है। इस सिलसिले में हुकूमत ने कुछ इक़दाम तो लिए हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या अवाम का ये जो रवैया है इसके पेश नज़र हुकूमत के पास तवानाई को मज़ीद बचाने के, कंजर्व करने के और ऑप्शंस मौजूद हैं? अपने तजज़ियाकारों से तजावीज़ जानते हैं। साफ़ी साहब, देखिए, मुस्तक़बिल में किल्लत आ सकती है तेल की, क्योंकि एक तो ईरान के बारे में जो अज़ाइम हैं डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की, तो वो उनके तेल के ज़खायर को हिट करना चाहते हैं, और उसके जवाब में ईरान ने ये कह दिया है कि वो गल्फ़ स्टेट्स के तेल के ज़खायर को हिट करेंगे। तो उसकी वजह से अभी तक ज़ाहिरी बात है कि प्रोडक्शन कम हो जाएगी या ना होने के बराबर रह जाएगी। और आज एक ईरानी ओहदेदार ने ये कह भी दिया है कि हम जो कुछ करने जा रहे हैं उसके बाद गल्फ स्टेट्स की तरफ उसने इशारा किया है कि वो सालों तक तेल नहीं निकाल सकेंगे। तो अभी तक तो हमारे साथ कुछ ईरान की मेहरबानी थी कि हमारे शिप्स को वो आने दे देता था, और कुछ बहीर अहमर से सऊदी अरब की तरफ से इन्होंने मैनेज कर दिया। लेकिन ये ख़दशा मौजूद है कि मुस्तक़बिल करीब में खुदा न खास्ता जिस तरीके से ट्रंप धमकियाँ दे रहे हैं, अगर उन्होंने उन धमकियों पे अमल किया और ईरान ने अपनी धमकियों पे अमल किया, तो उसके नतीजे में तेल की किल्लत वो पूरे खित्ते में भी आ सकती है। ऑप्शंस का थोड़ा सा बताइएगा, आपके जहन में क्या है? पाकिस्तान किस तरह से कंजर्व कर सकता है अपनी एनर्जी को? पाकिस्तान के लिए एक तो चाहिए था और अब भी चाहिए कि वो अपने ज़खायर को बढ़ाए। जिस तरीके से हो सकता है, अगर सऊदी अरब से बहीर अहमर के थ्रू मिलते हैं, और या ईरान के जो अभी तक पाकिस्तान के साथ मेहरबानी है कि उससे फ़ायदा उठा के वो ज़खायर को बढ़ाए। और दूसरा उसके ख़र्च को और उसके इस्तेमाल को कम से कम करने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ इक़दाम उठाए, क्योंकि ताकि हम उस दिन को ना देखें कि पाकिस्तान में बिल्कुल रत्ती भर वो एक बूंद जो है वो तेल का ना हो। नाना, अच्छा हमने देखा है कि विफाक और 3 सूबों ने स्मार्ट या पार्शियल लॉकडाउन के इकदाम भी किए हैं, सिंध में गो के नहीं है। इससे मुतालिक भी अगर कोई तजवीज़ ऐड करना चाहे भट्टी साहब। उससे काम नहीं चलेगा। अच्छा, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। फिर सर कोई आपके जहन में स्पेसिफिक बात है तो वो भी कर दें। अगर अल्लाह, हमारी दुआएं थी कि अल्लाह करे कि आज रात को जो अमेरिका की धमकियां हैं वो ख़त्म हो और कोई डील हो जाए, लेकिन वो अगर ना हुआ और जिस तरह धमकियां वो दे रहे हैं
और जवाब में जो ईरान की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है, तो अगर उस तरह होता है तो उसके नतीजे में मैंने आपसे अर्ज किया कि न सिर्फ कीमतें तो और भी ऊपर चली जाएंगी, बल्कि उसके बाद किल्लत पैदा होने का खतरा है। पैदा होने तो का खदशा है, बिल्कुल सही है सर। जो अभी तक हमने मैयत उठाए हैं तो वो किल्लत के तनाजुर में नहीं उठाए गए हैं, वो सिर्फ कीमतों के तनाजुर में उठाए गए हैं। हमें किल्लत के इशू को भी मद्देनजर रखना। भट्टी साहब। मैडम शेख, सवाल है कि बदतरीन परफॉर्मेंस, बदतरीन गवर्नेंस और बदतरीन मिसमैनेजमेंट वाली हुकूमती जो हुकूमत है उसके अपने इक़दामात तसल्ली बख्श हैं? जवाब है नहीं है। सवाल यह है कि मौजूदा आलमी हालात जो हैं और जो हमारी हुकूमत कर रही है वो ठीक कर रही है, नहीं कर रही। सवाल यह है कि मौजूदा आलमी हालात को सही तरह से कन्वे कर पाई है हुकूमत आवाम तक कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, आगे क्या सूरत हाल होगी और मज़ीद आगे क्या सूरत हाल होगी, नहीं। और सवाल ये है कि हुक्मरानों और जो आवाम है इनके दरमियान कोई कम्युनिकेशन गैप है? बिल्कुल है। अब दो ऑप्शंस हो सकते हैं। एक, ऊपर से कुर्बानी, ये जो फॉर्मेलिटीज़ हैं ये पूरी ना करें और बिल्कुल सख्ती करें इस लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन पे, और दूसरे ऑप्शंस पे जाएं, सऊदी अरब के पास जाएं तेल के हवाले से, और बाकी दूसरे ऑप्शंस इस्तेमाल करें और उस वक्त को सामने रखें कि जब खुदा न खास्ता बहुत ख़राब चीज़ें हो जाएंगी तो तेल मिलना मुश्किल हो जाएगा। ओके, शहजाद। अलीना, शॉर्ट टर्म में तो कंजर्वेशन होनी चाहिए, और जो स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया मेरे ख्याल से कि 8 बजे आप बाजार बंद कर दें, 10 बजे तक रेस्टोरेंट्स बंद कर दें, ये होना चाहिए और ये वैसे भी होना चाहिए। हमारा जो बिहेवियर बहसीत कौम है ना, वो समझ से बाहर है। मतलब हम वो मुल्क हैं जहां पे गैस हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि गैस कनेक्शन सबके घर में होते हैं और एक अरसे से हैं, जिसको एक सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता था ना, कि जब किसी ने अपने हल्के में वोट लेने होते थे गैस कनेक्शन दे दो। मैं, बल्कि अब बहुत सारे लोग गल्फ कंट्रीज जाते रहते हैं, मैं वहां पे रहा भी हूँ, जो प्रोड्यूस करते हैं गैस और ऑयल, उनके घर में जो है ये सिस्टम नहीं होता कि आपने टैप ऑन किया और गैस आना शुरू हो जाएगी, वो भी सिलेंडर लगाते हैं। लेकिन हमारा ये बिहेवियर है कि नहीं, हमने जो है वो सिर्फ एक जो है बटन ऑन करना है और हमें गैस दस्तयाब हो जाए। मतलब ये दुकानें बंद होना, ये रेस्टोरेंट बंद होना, ये दुनिया भर में आप जाते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे भी हो जाता है, लेकिन हमें नहीं करना है। हमने इसको नाम देना पड़ता है लॉकडाउन का या स्मार्ट लॉकडाउन का। तो चले, अगर नाम दिया है, अब तमाम हुकूमतों को चाहिए, सूबाई हुकूमतों को, वफाकी हुकूमत को, कि इसको इंप्लीमेंट करें। इन द लॉन्गर रन हमें सीखने की क्या जरूरत है? अभी ये तकरीबन जो सब्सिडी हुकूमत ने तेल की कीमतों पे दी है, और अभी आगे जाके वो मजीद जो सूबे भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, तकरीबन कहा जा रहा है 300 अरब रुपए होगा। अब लॉजिकली सोचें, ये 300 अरब रुपए चंद हफ्ते में आप बिल्कुल ही झोंक देंगे ना, मतलब इसका कोई इस्तेमाल तो एक शॉर्ट टर्म ही है बिल्कुल। आप इस 300 अरब में पूरे मुल्क की जो बस फ्लीट है उसको आप कन्वर्ट कर सकते थे फ्रॉम गैसोलीन टू इलेक्ट्रिक। और जहां पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बसेस काम कर रही हैं इस मुल्क में, वहां पे किराया 40 से 50 रुपए। तो ना सिर्फ आवाम को आसानी होती है कि उनका किराया नहीं बढ़ता, जब और जो आप गैसोलीन इंपोर्ट करते हैं उसका आपका बिल भी कम रहता है, आपका इंपोर्ट बिल कम रहता है। तो ये तरीके हैं जिसको आजमाने की जरूरत है, जिसको अडॉप्ट करने की जरूरत है। अब हमें लेसन मिल गया है ना, तो एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जितने भी मुल्क में इसमें ट्रांसपोर्ट है, हमारी तरजीह होनी चाहिए कि हम उसको गैस से, ऑयल से ट्रांसफर करें इनटू इलेक्ट्रिक बसेस। आपका एनवायरनमेंट भी इससे प्रोटेक्टेड रहेगा, आपके खर्चे भी बचेंगे। तो ये बजाय इसके कि हम शॉर्ट टर्म में जब भी देखेंगे कोविड आ गया, कुछ और आ गया, 300 अरब 200 रुपए पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं अफोर्ड कर सकता। तो मेरे ख्याल से मेजॉरिटी ऑफ द फ्लीट इसमें हम इस पैसे में तब्दील कर सकते हैं और इसकी तरफ हमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बढ़ना चाहिए। अच्छा शहजाद, ये भी कहिएगा, क्या आप ये देख रहे हैं कि एक मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ भी बढ़ा जा सकता है अगर मामला बिगड़े तो? नहीं, ऑब्वियसली देखें, लोगों की जान को तो खतरा नहीं है। मुकम्मल लॉकडाउन जो है वो उस वक्त हुआ था जब आपको एक वायरस स्प्रेड हो रहा था ना। लास्ट अभी लॉकडाउन तो हमने वही देखा, इनफैक्ट शायद हमारी जनरेशन ने वही देखा है। उसमें तो ये था ना कि आपकी जान को खतरा है, इसलिए आप तो कहते हैं घर से ही बाहर ना निकलो। दैट इज कंप्लीट लॉकडाउन। स्मार्ट लॉकडाउन जिसको हम कहते हैं, मैं तो कहता हूँ बेवकूफी इसको नाम लेना। दीज आर प्रैक्टिसेस जो कि नॉर्मली हमारे माशरे में होनी चाहिए थी। दुकानें जल्दी बंद हो, गैर जरूरी बिजली का इस्तेमाल ना करें। ये जैसे वर्क फ्रॉम होम पे अगर जाते हैं, अगर लोगों को ये क्वेश्चन दिया जाता है, देखेंगी हमारी तारीख ये बताती है कि केपी और सिंध में वो भी इंप्लीमेंट नहीं हो सकेगा।
आप देख लीजिएगा कराची में, तो आप वहीं से है ना, आप जाते हुए देख लीजिएगा कितनी बाजार बंद है और कितना खुला है, तो वहां पे तो वो भी इंप्लीमेंट नहीं हो सकेगा। कुछ ऐसा ये भी तो है ना कि जैसे बच्चों को स्कूल कॉलेजेस जाना है, ये तो कहा जा रहा है ना महीने अब इसका इम्पैक्ट रहेगा, तो बच्चों को स्कूल कॉलेजेस जाना है, दफातर जाना है, काम करने वाले लोगों को। देखिए स्कूल, मेरे ख्याल से जो सीनियर स्कूल्स हैं उसको तो आप चलने दें, उनके एग्जाम्स भी होंगे, बोर्ड के होंगे, ओ लेवल्स के होंगे, लेकिन जो प्राइमरी स्कूल्स हैं प्रॉब्ली उसको आप ये वहां पे ये कर सकते हैं, बिकॉज जाहिर सी बात है एक स्कूल में 500-600 हजार बच्चा जा रहा होता है, नहीं जाएगा तो फिर आप फ्यूल कंजर्व कर सकेंगे। लेकिन अगर सिचुएशन इतनी खतरनाक होती है, जो कि हमारे अभी तक हुकूमत बता रही है कि ऐसी सिचुएशन नहीं है, इसीलिए उन्होंने उस तरफ कोई काम नहीं उठाए। ठीक है। अच्छा, वैसे बैनुल-अक़वामी मीडिया ने एक बड़ी एक्सेलेंट स्टोरी की है कि किस तरह से पाकिस्तान ने जो सोलराइजेशन हुई है पिछले कुछ सालों के अंदर, उसने एक कुशन फराहम किया है। ये जो दुनिया जिस तरह से एनर्जी के असरात या एनर्जी सप्लाई मुतासर होने के असरात को बेयर करे, पाकिस्तान को शायद उस तरीके से नहीं करने पड़े। रीमा, आपकी क्या तजावीज़ हैं या आप क्या समझती हैं? अलीना, दो चीज़ें। पहली तो स्कूल्स कॉलेजेस को बंद करना या ऑनलाइन करना शुड बी द लास्ट ऑप्शन। उससे पहले बाकी सब ऑप्शंस एक्सरसाइज कर लें, बिकॉज बहुत से बच्चे हैं, बच्चों की तादाद है जो ऑनलाइन स्कूलिंग या ऑनलाइन एजुकेशन वो उनके लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। पहली चीज़ ये। दूसरी, हम हुकूमत की बात तो करते हैं, लेकिन लोगों में अलीना, अवाम में वो सेंस ऑफ अर्जेंसी, वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे नहीं नजर आ रही कि ये डायर सिचुएशन बन सकती है। छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। कार पूलिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अगर स्कूल्स कॉलेजेस जो हैं वो बसेस या कुछ ट्रांसपोर्ट जिसमें ज्यादा बच्चे आ सके, इतने बच्चों को मैं देखती हूँ एक गाड़ी में एक बच्चा होता है, ये ज्यादती है, ये ओवरऑल ही हमारी एनवायरनमेंट के लिए गलत है। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी हमें एज इंडिविजुअल्स, एज कम्युनिटीज लेनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ हमारा मुल्क नहीं, पूरी ग्लोबल एक क्राइसिस जो है वो नजर आ रहा है कि हमें फेस करना पड़ सकता है। तो मैं ये कहूंगी एजुकेशन शुड बी द लास्ट चीज जिस पे आप ऑनलाइन आप करें, लेकिन एज इंडिविजुअल लेवल पे हमें कोशिश करनी चाहिए हम फ्यूल कंजम्पशन की तरफ बढ़े, चाहे वो कार पूलिंग हो, चाहे स्कूल्स कॉलेजेस को बसेस या और ट्रांसपोर्ट अरेंज करनी पड़े कम्यूट के लिए। ठीक है जी, इसी के साथ इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।